एंड वेलकम। ये हमारा जो वीडियो है ये चैप्टर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू एरा इस पे बेस है। जितने भी इसमें एमसीक्यूज बनते हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे और हल्का सा डिस्कस भी करेंगे साथ साथ में। ठीक है, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, why was 26th January 1950 chosen as the date for the enforcement of the Indian Constitution? 26 जनवरी 1950 को क्यों चूज किया गया एज ए डेट जिस डेट पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स किया गया? क्योंकि इट वाज ए बर्थ ऑफ द महात्मा गांधी। क्या ये बर्थडे था महात्मा गांधी का, या ये एनिवर्सरी मार्क कर रही थी लाहौर सेशन ऑफ 1929 जिसमें पहली बार इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट किया? और उस टाइम क्या हुआ था जवाहरलाल नेहरू ने फ्लैग का आपका डिस्क्रिप्शन भी दिया था, कैसा फ्लैग क्या होगा, और लहराए भी गए थे झंडे। या इट वाज द डे इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस, इस दिन इंडिया को आज़ादी मिल गई थी। या इट वाज चूजन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन, इट मार्क द एनिवर्सरी ऑफ लाहौर सेशन। Between which years was the Indian Constitution framed by the Constituent Assembly? Constituent Assembly ने Indian कॉन्स्टिट्यूशन कब फ्रेम किया, किस डेट से लेकर किस डेट तक? ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी 1946 टू 1949। नेक्स्ट, ऑन विच डेट डिड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल? ब्रिटिश रूल से हिंदुस्तान को कब आजादी मिली? ठीक है, ये आपको बताना। 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 16 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1947। इसका जो सही आंसर है वो है 15 अगस्त 1947। अक्सर बेशतर हम अपनी ही कंट्री का इंडिपेंडेंस डे याद रखते हैं, कभी कभी एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए आपको पाकिस्तान का भी पूछ सकता है। सो उनका जो इंडिपेंडेंस डे है वो हमसे पहले एक दिन, दैट इज 14 अगस्त 1947 को है। ठीक है, याद रखिएगा। द रॉयल इंडियन नेवी रिन mutiny broke out in Bombay and other cities in Feb 1946. What was the primary cause of this mutiny? रॉयल नेवी म्यूटिनी हुई 1946 बॉम्बे में। ठीक है, आपको बताना है इसका प्राइमरी काज क्या था। डिमांड फॉर बेटर वेजेस एंड वर्किंग कंडीशन, क्या हमें बेटर वेजेस दी जाए और हमारी वर्किंग कंडीशन है वो बेहद खराब है, उसको ठीक किया जाए। प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रैशल डिस्क्रिमिनेशन, इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया रैशल डिस्क्रिमिनेशन जो थी और कॉर्नियल रूल के खिलाफ। नीदर ए नॉर बी, ना ए है ना बी है इसमें, बोथ ए एंड बी, दोनों है ए और बी भी। इसका जो सही आंसर है वो है आपका बोथ ए एंड बी। हु डिलीवर्ड द फेमस Tryst with Destiny speech on the eve of India's Independence Day on 14th August 1947? इंडिया आजाद हुआ 1947 15 अगस्त, याद रखना। लेकिन 14 अगस्त के ही दिन बहुत फेमस स्पीच दिया गया, ठीक है, जिस स्पीच का नाम ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। उसका ये भी था, स्टार्ट जब हुआ था इन द मिडनाइट आवर करके था स्टार्टिंग में, ठीक था। व्हेन द होल वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया विल अवेक एज ए नेशन। ये किस लीडर ने दिया था? इंडिपेंडेंस डे से पहले यानी कि 14 अगस्त को दिया था। ठीक है, ये स्पीच आपको बताना है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका जो सही आंसर है वो है आपका जवाहरलाल नेहरू। बहुत फेमस स्पीच है, कहीं भी मिल सकता है आपको। मैच द फॉलोइंग, अब आपको मैच करना है। ये कुछ कमिटीज दी गई है और उनके चेयरमैन हैं, आपको अब इनको मैच करना है। ड्राफ्टिंग कमेटी, जब भी हम ड्राफ्टिंग कमेटी की बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, आपके सामने कौन आता है? बी आर अम्बेडकर साहब। ठीक है तो बी आर अम्बेडकर यहां है। ए का 3 आएगा, ए का 3 और किसी जगह ए का 3 है, ठीक है, बिल्कुल है। यूनियन पावर कमिटी, यूनियन पावर कमिटी जो थे उसके जो थे वो थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। बी का 4 आएगा, ठीक है, बी का 4 यहां पर भी है, ठीक है।
फिर है आपके सी फंडामेंटल राइट्स कमेटी। फंडामेंटल राइट्स कमेटी, फंडामेंटल राइट्स कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे आपके जे बी कृपलनी, ठीक है, ये थे, ठीक है। सी का 2 आएगा, सी का 2 किसी और जगह, ये बिल्कुल सी का 2 है, ठीक है। डी का आपको रह गया स्टीयरिंग कमेटी, डी का 1 राजेंद्र प्रसाद। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ए। नेक्स्ट, फिर से कमिटीज दी गई है, यहां से चेयरमैन आपको देखना है कौन कौन था। माइनॉरिटी सब कमेटी, ठीक है, इसके जो चेयरमैन थे वो इससे एस.सी. मुखर्जी आपके। कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमीशन आपके एम.एन. वेंकटैया थे। सुप्रीम कोर्ट कमेटी इसके सर एस वरदार चयार थे, ठीक है। एडवाइजरी कमेटी इसके सरदार वल्लभभाई पटेल। सो इसका बराबर सब इसके जो सामने है वही है। सो इसका जो सही आंसर है वो है फिर आपका ए वाला, ए का 1, बी का 2, 3, सी का 3, डी का 4, ई का 5। Who moved the crucial objective resolution in the Constituent Assembly of India? Constituent Assembly of India में objectives resolution पास किया गया था। आपको बताने किसने ये पास किया या मूव किया, ठीक है। महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल। इसका जो सही आंसर है वो है आपके जवाहरलाल नेहरू। What did Jawaharlal Nehru propose regarding the national flag of India? क्या प्रपोज किया था जवाहरलाल नेहरू ने रिगार्डिंग इंडियन नेशनल फ्लैग के रिलेटेड? उसने कहा है वर्टिकल ट्राइकलर फ्लैग, ट्राइकलर ऑफ सैफरॉन, व्हाइट एंड ग्रीन बनाया जाए विद लोटस एट द सेंटर, इसको लोटस बीच में रखा जाए। उसने कहा हॉरिजॉन्टल ट्राइकलर फ्लैग बनाया जाए जिसमें सैफरॉन, व्हाइट, डार्क ग्रीन विद ए नेवी ब्लू व्हील एट द सेंटर हो। उसने कहा ए सिंगल कलर फ्लैग विद स्टार एंड क्रीसेंट, वो तो पाकिस्तान का था, बिल्कुल भी नहीं है। उसने कहा था ए फ्लैग विद ए लाइन एम्बलम रिप्रेजेंटिंग स्ट्रेंथ एंड करेज, कि लाइन वाला एम्बलम बीच में रहेगा उसका जो रिप्रेजेंट करेगा, दिखाएगा आपकी करेज और स्ट्रेंथ को, बिल्कुल भी नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ये वाला जिसको हम ट्राई कलर कहते हैं, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। Who was the president of Constituent Assembly of India? Constituent Assembly of India के प्रेसिडेंट कौन थे? बी आर अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभभाई पटेल। इसके जो सही है वो सही आंसर आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। Which of the following was not a principle included in the objective resolution? Not, कौन सा इसमें नहीं था प्रिंसिपल जिसको इंक्लूड किया गया था? नहीं था, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में कौन सा प्रिंसिपल नहीं था? इंडिया शैल बी एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक, बिल्कुल था। फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग जस्टिस, इक्वालिटी और फ्रीडम की इसमें बात की गई, बिल्कुल था। प्रोटेक्शन एंड सेफगार्ड फॉर माइनॉरिटीज एंड बैकवर्ड क्लासेस, बिल्कुल ये भी था। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मोनार्कियल गवर्नमेंट, मोनार्कियल गवर्नमेंट बिल्कुल भी इसने नहीं कहा कि मोनार्कियल गवर्नमेंट बनाई जाए, ठीक है, ये तो डेमोक्रेटिक की बात कर रहा था। इसलिए इसका आंसर आएगा डी आपका, ये वाला ऑप्शन नहीं था, ये वाला प्रिंसिपल नहीं था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में। Who made the statement we are not going to just copy the system of the government established in India had to fit in with the temper of our people and be acceptable to them? हम जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चल रही है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, हम सिंपली ऐसा नहीं करेंगे कि किसी का कॉन्स्टिट्यूशन देखकर उठाकर उसको कॉपी पेस्ट करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम अपने लोगों को नज़र रख के, उनका टेम्पर नज़र रख के, ठीक है, उन सब चीज़ों को नज़र रख के हम ये कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप करेंगे। किसने कहा था? बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद। इसका जो सही आंसर है वो है आपके जवाहरलाल नेहरू साहब। Somnath Lahiri, the only communist member of Constituent Assembly, strongly criticized the Assembly's function in 1946 to 47. What was his key concern regarding the Assembly and British influence? सोमनाथ लहरी थे, कम्युनिस्ट लीडर थे, बहुत क्रिटिसाइज किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, ठीक है, उसकी फंक्शनिंग को 1406 to 47 तक। और उसका जो मेन कंसर्न था इसके क्रिटिसिज्म के पीछे वो क्या था, ठीक है, ही बिलीव्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज क्रिएटेड अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल एंड वाज स्टिल फंक्शनिंग अंडर द इंपीरियलिस्ट इन्फ्लुएंस। उसने कहा ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये अंडर द इन्फ्लुएंस अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश
कंट्रोल के अंडर बनी और फंक्शनिंग भी इनके इन्फ्लुएंस के अंडर बनी, ये कहा था उसने। उसने कहा कि इंडिया नीडेड टू फुल्ली फ्री देमसेल्व्स फ्रॉम द रेमिनेंट्स ऑफ कॉलोनियल रूल। इंडिया को अपने आप को फ्री करना है, जितने भी हल्के हल्के चीजें अगर कॉलोनियल चीजें आज भी हमारे कंट्री में है उनसे छुटकारा चाहिए हमें, वो भी निकाल दो वो चीजें, ठीक है। ही पॉइंटेड आउट एट ऑल्दो एन इंटरम एडमिनिस्ट्रेशन हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू, इंटरम एडमिनिस्ट्रेशन है, जवाहरलाल नेहरू उसको हेड कर रहे थे, बिल्कुल थे उसके हेड, लेकिन इट स्टिल ऑपरेटेड अंडर द डायरेक्शंस ऑफ ब्रिटिश वाइसराय एंड गवर्नमेंट इन लंदन। ये स्टिल, जबकि जवाहरलाल नेहरू इसके हेड थे, लेकिन तब भी इसमें क्या प्रॉब्लम थी, ये अंडर द डायरेक्शन ऑफ ब्रिटिश वाइसराय और गवर्नमेंट ऑफ लंदन के डायरेक्शंस पे काम करती थी। इसका जो सही आंसर है वो है आपका डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ये सोमनाथ लहरी कम्युनिस्ट लीडर ने कहा था। अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोविजनल इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1937, ठीक है। अंडर द एक्ट 1935 एक्ट के तहत प्रोविजनल इलेक्शंस हेल्ड किए गए 37 में। इसका आउटकम क्या था कि कांग्रेस ने जितनी भी सीटें थी ऑल 11 प्रोविंसेस जीते। मुस्लिम लीग ने क्या किया, फॉर्म गवर्नमेंट इन मोस्ट प्रोविंसेस, ज्यादा इलेक्शन मुस्लिम लीग ने जीते और मोस्ट प्रोविंसेस में गवर्नमेंट बनाई। कांग्रेस केम टू पावर इन 8 प्रोविंसेस आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस में कांग्रेस ने 8 पे हुकूमत की। द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिटेन फुल कंट्रोल ओवर ऑल प्रोविंसेस, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फुल पे कंट्रोल किया, यानी कि उनने इलेक्शन जीता, उन्होंने ही कंट्रोल किया, बिल्कुल भी नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी, दैट इज आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस में कांग्रेस ने 8 जगह फतेह हासिल की, जीत हासिल की। On 27 August 1947, P. Porker Bahadur from Madras made a strong case continuing separate electorate in independent India. What were his key argument? पी पोकर बहादुर मद्रास के थे, उसने कहा कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट को फिर से कंटिन्यू करना चाहिए, ठीक है। उसके कंसर्न क्या थे, उसके मेन की आर्ग्यूमेंट क्या था इस चीज के पीछे कि सेपरेट इलेक्टोरेट, उस चीज से तो बड़े पंगे हुए थे सेपरेट इलेक्टोरेट से, उसी से लगभग पाकिस्तान बनकर आया आपका, ठीक है। तो उसका मेन की पॉइंट्स क्या था, माइनॉरिटीज एग्जिस्टिंग इन ऑल कंट्रीज कुड नॉट सिंपली बी इरेज्ड। माइनॉरिटीज जहां पर भी है, हर किसी कंट्रीज में है, आप यहाँ हिंदुस्तान में उनको इरेज नहीं कर सकते, ये उसने कहा। द पॉलिटिकल फ्रेमवर्क शुड एंश्योर दैट माइनॉरिटीज लिव इन हार्मनी। इसलिए मैं कहता हूँ सेपरेट इलेक्टोरेट, क्योंकि माइनॉरिटीज को पॉलिटिकल फ्रेमवर्क एंश्योर करना चाहिए, उनकी सिक्योरिटी और हार्मनी से वो रहने चाहिए इधर। ओनली सेपरेट इलेक्टोरेट कुड गारंटी प्रॉपर मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नेंस। खाली सेपरेट इलेक्टोरेट ही गारंटी कर सकता है मुसलमानों को एक रिप्रेजेंटेशन, उनको दे सकता है गवर्नेंस में। नॉन मुस्लिम्स कुड नॉट फुली अंडरस्टैंड द नीड्स एंड द कंसर्न्स ऑफ मुस्लिम्स। नॉन मुस्लिम चाहे कोई भी हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, वो मुस्लिम्स की प्रॉब्लम्स और कंसर्न्स को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है, इसलिए ये पॉइंट्स उसने कहे थे। या ई ऑल ऑफ द अबव, ये सब उसने कहा था। इसका जो सही आंसर है वो है ई, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, ये सब उसने पॉइंट्स रखे थे। Who said separate electorate was a poison that has entered the body politic of our country? किसने कहा जो सेपरेट इलेक्टोरेट है ये एक पॉइजन की तरह है, हमारी पूरे सिस्टम में घुसा है, पॉलिटिकल सिस्टम में, ठीक है, और हमारी कंट्री को खोखला कर देगा अंदर ही। किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी। इसका जो सही आंसर है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। Why did Begum Aziza Rasool oppose to the idea of separate electorate in Constituent Assembly? बेगम अजीजा रसूल एक वाहिद मुस्लिम महिला थी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थी एज ए मेंबर, ठीक है। उसका मानना, उसने क्यों अपोज किया सेपरेट इलेक्टोरेट को, उसने इसलिए अपोज किया क्योंकि उसने समझा ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव सिस्टम है दैट आइसोलेटेड माइनॉरिटीज, जो माइनॉरिटीज को आइसोलेट करता है। उसने ये कहा इट वुड इंक्रीज कम्युनल डिविजन्स रादर देन प्रमोट यूनिटी, ये कम्युनल डिविजन्स को इंक्रीज करेगा रादर देन यूनिटी को। उसने कहा, उसने सपोर्ट किया कॉमन इलेक्टोरल सिस्टम वेयर ऑल कम्युनिटीज वोटेड टुगेदर, उसने सपोर्ट किया कि कॉमन इलेक्टोरल सिस्टम होना चाहिए, ठीक है, जहां मुस्लिम भी वोट करे, चाहे लीडर कोई खड़ा हिंदू हो मुसलमान हो, वोट सब उसी को करे, चाहे मुसलमान हो हिंदू हो, जो भी वोट करे उसी को करे, ठीक है, कॉमन इलेक्टोरल सिस्टम हो। या ये कहा, बिल्कुल उसने ये सब पॉइंट्स कहे, इसका आंसर जो है डी है आपका, ऑल ऑफ द अबव।
What was Jaipal Singh's key message in a Constituent Assembly while welcoming the objective resolution? जयपाल सिंह का की मैसेज क्या था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब उसने वेलकम किया ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को? ही डिमांडेड ए सेपरेट नेशन फॉर आदिवासीज। उसने कहा हम आदिवासीज के लिए सेपरेट नेशन दिया जाए। ये खुद भी एक आदिवासी थे, आदिवासी लीडर थे। उसने कहा आदिवासियों के लिए सेपरेट नेशन दिया जाए। उसने कहा कंप्लीट आइसोलेशन ऑफ आदिवासीज फ्रॉम मेन स्ट्रीम सोसाइटी। मेन स्ट्रीम सोसाइटी से हमें आज़ादी चाहिए, बिल्कुल आइसोलेशन, हम अलग रहना चाहते हैं। ठीक है। ही एम्फसाइज द नीड ऑफ इंटीग्रेशन वायर एंश्योरिंग द राइट्स आइडेंटिटी ऑफ द आदिवासीज। उसने कहा जरूरत इंटीग्रेशन की है कि सब मिलजुल कर रहे, हमें भी आप एक्सेप्ट करो एज एन इंडियन। ठीक है। ताकि लेकिन इसके साथ साथ आपको हमारे राइट्स और आइडेंटिटी, जो कल्चरल आइडेंटिटी है हमारी, उसका भी ख्याल रखना होगा। यहाँ डी, ही अपोज्ड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। उसने अपोज किया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को। ठीक है। उसने ये एक पॉइंट भी कहा था कि आवर पॉइंट इज कि दैट यू हैव टू मिक्स विद अस, वी आर विलिंग टू मिक्स विद यू। जब आप हमसे मिलजुल कर रहना चाहेंगे तभी हम आपसे मिलजुल कर रहना चाहते हैं। ठीक है। ठीक, इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी। इसमें ये मैसेज झलकती है इंटीग्रेशन के साथ में रहना। जब आप हम लोग को एक्सेप्ट करेंगे, हम आपको एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट, व्हाई डिड जवाहरलाल नेहरू आर्ग्यू फॉर ए स्ट्रांग सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिपेंडेंट इंडिया? जवाहरलाल नेहरू ने क्यों कहा स्ट्रांग सेंट्रल गवर्नमेंट होनी चाहिए सेंटर में? ठीक है। ही बिलीव्ड दैट ए वीक सेंटर वुड बी अनएबल टू एंश्योर द पीस एंड यूनिटी इन द कंट्री। अगर वीक सेंटर रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगी, ये ठीक से पीस और यूनिटी मेंटेन नहीं कर पाएगी कंट्री में। ही वांटेड टू सेंट्रलाइज ऑल पावर्स एंड रिड्यूस द रोल ऑफ द स्टेट्स। वो चाहता था पूरे पावर सेंटर के पास रहे और स्टेट का जो रोल है गवर्नमेंट में वो कम हो। ही फियर दैट स्ट्रांग सेंटर वुड वीकन द इंडियन डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर। वो डर रहे थे कि स्ट्रांग सेंटर क्या करेगा, इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम को वीक करेगा। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई ब्रिटिश मॉडल ऑफ गवर्नेंस एंड वांटेड टू कंटिन्यू इट। वो ब्रिटिश मॉडल ऑफ गवर्नेंस से बड़े इंप्रेस हुए थे। ठीक है। और चाहते थे कि ये कंटिन्यू हो। ठीक है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी। वो चाहते थे कि स्ट्रांग सेंटर हो ताकि अच्छे से पीस और यूनिटी मेंटेन रहे कंट्री में। What was the purpose of three lists, union, state and concurrent in the draft constitution of the India? ठीक है। यूनियन, स्टेट और कंकरेंट में क्या पर्पस था इन थ्री लिस्ट्स का? टू डिवाइड लेजिस्लेचर पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। लेजिस्लेचर पावर्स को सेंटर एंड स्टेट में डिवाइड किया जाए। ठीक है। टू ग्रांट एब्सोल्यूट अथॉरिटी टू सेंट्रल गवर्नमेंट। एब्सोल्यूट अथॉरिटी मिले सेंट्रल गवर्नमेंट को? बिल्कुल भी नहीं। टू एंश्योर दैट ओनली स्टेट्स कुड मेक लॉज फॉर देयर रीजन्स। Only states could make their laws for their regions? बिल्कुल ये भी नहीं कहा। To allow British officials to retain control over Indian governance। ब्रिटिश ऑफिशियलों को अलो करना कि वो रिटेन दोबारा से कंट्रोल करे किस पे, इंडियन गवर्नेंस पे। ठीक है। ये भी नहीं था। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ए, कि उसने कहा था कि लेजिस्लेटिव पावर्स जो है वो डिवाइड होने चाहिए बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के आपस में। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट डज द आर्टिकल 356 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द सेंटर टू डू? 356 आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या एम्पावर करता है सेंटर को, क्या पावर देता है सेंटर को? डिसोलेट द पार्लियामेंट एंड कॉल फॉर फ्रेश इलेक्शन। ये डिसॉल्व, ये इसको इतना पावर देता है ये डिसॉल्व करे पार्लियामेंट और फ्रेश इलेक्शन के लिए कॉल दे। ठीक है। टेक ओवर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को टेक ओवर करे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, जब उनका गवर्नर वहां का रिकमेंड करे। डिसमिस द प्राइम मिनिस्टर, अपॉइंट न्यू वन। प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस करे और न्यू को अपॉइंट करे। मर्ज टू स्टेट्स विदाउट देयर कंसेंट। दो स्टेट्स को मर्ज करे विदाउट देयर कंसेंट। इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन, टेक ए स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द स्पीकर। आपको देखना है स्टेटमेंट और ये बताना है ये किसने कहा। पीपल हु आर प्रेजेंट इन द हाउस टू फैशन ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया डू नॉट नो हिंदुस्तानी आर नॉट वर्दी टू बी द मेंबर ऑफ दिस असेंबली। ये एक ऐसे लीडर थे जिसने कहा जो पीपल असेंबली में बैठे हुए हैं इस वक्त, कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर रहे हैं, बना रहे,
और उनमें से जो बंदे ऐसे हैं जिनको हिंदुस्तानी लैंग्वेज आती ही नहीं, दैट इज हिंदी, वो वर्दी नहीं है कि इस असेंबली में बैठे। उनके लिए सही रहेगा इस असेंबली में ना आना। ठीक है, बड़े पंगे होते इस स्टेटमेंट के बाद, थोड़ी सॉर्ट ऑफ हालात खराब हुई थी असेंबली में। फिर जवाहरलाल नेहरू के इंटरवेंशन से सब ठीक हुआ। कौन थे? बी आर अम्बेडकर, आर बी डोलेकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू। ये आपका स्टेटमेंट था आर बी डोलेकर। मैच द ऑथर्स विद द रेस्पेक्टिव बुक्स। आपको मैच करना है ऑथर्स रेस्पेक्टिव बुक्स के साथ। ठीक है, इसका जो है गेरवेनी ऑस्टिन, ये आपकी लिखी, इसने लिखी है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन। राजीव भार्गव ने लिखी है डेमोक्रेटिक विजन ऑफ ए न्यू रिपब्लिक, बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है। सुमित सरकार ने लिखी है मॉडर्न इंडिया, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। सुमित सरकार ने और एक टेक्स्ट लिखी है इंडियन डेमोक्रेसी द हिस्टोरिकल इनहेरिटेंस। ये आपका लास्ट वाला चैप्टर था एनसीईआरटी जेके बोस से रिलेटेड या ओवरऑल एनसीईआरटी से रिलेटेड। इसी तरह हमारे वीडियोस या हमें कोई सजेशन या किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे हम वीडियो लेके आए, आप हमें कमेंट कीजिए और हमें बता दीजिए, हम आपके लिए ले आएंगे। थैंक यू।